फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। फ्यूचर जोन कंपटीशन आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है, तैयार है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी क्लासेस के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए ये लगातार आपके सामने वीडियो डालते रहे हैं। हम लोग आपको लगातार पढ़ाते रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग एक कड़ी और नई जोड़ना चाहते हैं और नई जोड़ रहे हैं। उसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अब हम लाइव क्लासेस आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ज्योग्राफी को हम लोग बोर्ड पर डेस्क्रिप्ट करके बिल्कुल एकदम से मैप बनाकर हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसी संदर्भ में हम लोग फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट में जो लेखपाल की भर्ती आ रही है, जो 11 तारीख से स्टार्ट होने जो बैचेस हैं, वो हम लोग 11 तारीख से यानी मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ साथ में जो कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है हमारी यूपी कांस्टेबल की, उसके लिए हमारे ऑलरेडी बैच स्टार्टेड हो चुके हैं। तो आइए अपना इनरोल कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए इसी के साथ साथ हम शुरू करते हैं आज की ज्योग्राफी की क्लासेस को। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। यानी भूगोल हमारा ये क्या संबंधित है, यानी जियो इससे जियो जियो से मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी ग्राफी से क्या मतलब होता है, ग्राफी से सीधा सीधा मतलब होता है डेस्क्रिप्शन से। डेस्क्रिप्शन से यानी वर्णन, किसी भी चीज का विस्तृत वर्णन करना ही पृथ्वी के बारे में संदर्भ में अगर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी से संबंधित आता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेस्क्रिप्शन ऑफ of earth sorry is called geography। मैं इस क्लास को दोनों लैंग्वेजेस में लेकर चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो आसानी से इसको पकड़ पाए और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अपनी वो भी आसानी से उसको समझ पाए। तो दोनों क्लासेस के लिए दोनों भाषाओं में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का विस्तृत वर्णन ही भूगोल कहलाता है। क्या ये बात ठीक होगी? हाँ, पूरी तरह से ठीक। हर तरीके का वर्णन करने में ज्योग्राफी के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं। आगे चल लेते हैं। ज्योग्राफी के फादर किसको कहा जाता है? बात पूछते हैं कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ जियोग्राफी तो किसको कहा जाएगा? इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का फादर कहा जाएगा। मैं आपसे ये बहुत बात में प्रमाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि इरेटोस कुछ किताब में अलग अलग लेखक या अलग अलग नामों से इसको इनको संबोधित किया गया है, लेकिन बहुत विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। नाम आ जाता है एक और, हिकेटियस। हिकेटियस क्या है? वो सिस्टमैटिक फादर ऑफ जियोग्राफी माने जाते हैं। कौन? हिकेटियस।
चलिए आगे बात करते हैं। ज्योग्राफी से किस सिलेबस से रिलेटेड? ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा क्या क्या होगा, इससे संबंधित हम बात करते हैं। तो अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे। पहले हम इंडियन टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिलेबस हमारा दो तरीके से होता है, पहला तो इंडियन और एक वर्ल्ड। पहले हम इंडियन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिचय। भारत के परिचय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले तो भारत की बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, बाउंड्री का मतलब सीमा रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। दूसरा हम पढ़ेंगे इनके फ्रंटियर्स के बारे में। फ्रंटियर मतलब पड़ोसी देश या बराबर में लगे हुए देश। तीसरा हम किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे? डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी विवाद, क्या क्या विवाद है इनके बारे में पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश लगे हुए हैं और उन देशों से संबंधित हमारे पास क्या क्या विवाद है, इस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। आगे हम देखते हैं, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत के भौगोलिक? तो सबसे पहले माउंटेन, यानी पर्वत। दूसरा प्लेट्यू, यानी पठार। और तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है? आइलैंड्स, यानी द्वीप समूह। और प्लेन्स एरिया, यानी मैदान, जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग चार चीजें कवर कर लेंगे। पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा द्वीप समूह और चौथा मैदान, प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यानी रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियां, भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत की नदियों को हम बेसिकली दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक दो नॉर्दर्न, यानी उत्तर भारत की नदियां,
यानी नॉर्दर्न रिवर्स। दूसरा दक्षिण भारत की नदियां, यानी साउदर्न रिवर्स। और तीसरा झीलें। झीलों को भी तो हमें कहीं ना कहीं रखना होगा ना, लेक्स यानी झील। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पार्ट है। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ाया, मैं बता रहा हूं कि बाउंड्रीज, हम लोग बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ेंगे और डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा फिजियोग्राफी, रीजन ऑफ इंडिया के में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइलैंड्स क्या होते हैं और प्लेन्स किस किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है और हम किस तरीके से इसको बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो सारी चीजें हम इनमें पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, यानी हमारा नदी तंत्र क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी कैसे कैसे रिवर आती हैं। पहला उत्तर भारत की नदियां, दूसरा दक्षिण भारत की नदियां, वो किस किस तरह से कहां कहां मूव करती हैं, उनकी सहायक नदी कौन सी होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होती है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा हम लोग डिस्कशन करेंगे लेक्स के बारे में, यानी भारत की झीलें, कौन सी झील शुद्ध पानी की झील है, कौन सी झील खारे पानी की झील है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चल लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में कौन कौन सी जलवायु होती है, साउदर्न पार्ट्स में कौन सी जलवायु होती है, नॉर्दर्न में कौन सी होती है, ईस्ट में कौन सी होती है और वेस्ट में किस तरह की जलवायु होती है, कौन सी हवाएं तेज चलती हैं, कौन सी ठंडी चलती हैं, कौन सी गर्म चलती, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और भारत में इन हवाओं का क्या क्या, भारत इन हवाओं से किस तरह प्रभावित होता है, इसके बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे एक सिलेबस का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया ऐसा भी हो जाएगा, यानी भारत की मिट्टी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन रीजन में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट रीजन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या, वेजिटेशन हो जाएगा हमारा। वेजिटेशन मतलब वन क्षेत्र कितना है भारत के पास, भारत का वन किस प्रदेश में कितना ज्यादा है, वनों की भूमिका भारत में कैसी है, किस क्षेत्र में कैसा और कितना वन पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जिक्र करते हैं मिनरल्स के बारे में, यानी खनिज क्षेत्र, भारत के किन किन इलाकों में कैसा कैसा खनिज पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एग्रीकल्चर, यानी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि भारत में किस तरह की कृषि पाई जाती है, मुख्य भूमि पर हमारी जो किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, किस मौसम में क्या क्या कौन कौन सी फसलें हमारे लिए उपलब्ध है, इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, परिवहन तंत्र।
भारत मुख्य रूप से किन किन चीजों के ऊपर निर्भर है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कितने प्रतिशत जनसंख्या कितने एरिया से कहां कहां जाती है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करते हैं, सेंसस, यानी जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो होगा हमारा सेंसस यानी जनगणना। तो कुल मिलाकर हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन करना है। तो आज हम लोग न सिर्फ सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे बल्कि इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। An introduction of India, यानी भारत का परिचय, ये देख लेते हैं हम लोग किस तरह भारत को देखते हैं। तो पहले हम दो तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो नेम्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि भारत का नाम क्या क्या है, फिर इसकी लोकेशन क्या क्या है, ये कहां कहां पर आता है, भारत की सीमा लोकेशन कहां कहां पर है भारत की, और इसके बाद हम लोग डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भारत से संबंधित विवाद क्या क्या हो सकते हैं। तो भारत के परिचय में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारत के नाम। तो सबसे पहले नाम आता है इंडिया। इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया? यूनानियों द्वारा यह नाम दिया गया। यूनानियों द्वारा यह नाम दिया गया सबसे पहले। क्यों दिया गया? इंडस रिवर के लिए, इंडस रिवर के कारण, सिंधु नदी के कारण इसको कि जो चीज इंडस नदी के पूर्व में है उसको क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? यूनानियों के द्वारा कहा गया। तो इंडिया भी कहा जाता है। भारत राजा भरत के कारण कहा जाता है। राजा भरत के कारण कहा जाता है। हिंदुस्तान, एक नाम हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान किसके कारण कहा जाता है? पर्शियन यानी ईरानी शासकों द्वारा इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। यानी ईरानी लोगों के द्वारा इसको हिंदुस्तान कहा गया। वो हिंदू को सिंधु नदी बोलते थे, तो जिसके कारण उन्होंने हिंदुस्तान को, सिंध को हिंदू की वजह से इन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। यह भी एक रीजन है। इसके अलावा हम देख लेते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि। आर्यों की भूमि किसको कहा? भारत को कहा गया। द लैंड्स ऑफ आर्य,
ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। एक जम्बूद्वीप भी कहा गया। इस चीज का कहां जिक्र मिलता है? इस चीज का जिक्र मिलता है हमारे हमारे वेद में, हमारे पुराणों में इस चीज का आसानी से जिक्र हम लोग देख सकते हैं। पुराणों में या वेदों में इस बात का सीधा सीधा असर, सीधा सीधा प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि भारत की लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो थे भारत के नेम्स, अब हम भारत के लोकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हमारा दो चीजों से सीधा सीधा वास्ता पड़ता है। ये हमारी कोई अर्थ है, अर्थ का अगर हम एक ग्लोब बना लेते हैं, ग्लोब में देखते हैं, अपने भारत को देखते हैं, तो उसकी लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति दो प्रकार से हम लोगों को दिखाई जाती है। पहली तो बात मैं आपको बताऊं तो कि ग्लोब क्या होता है। मैंने एक वर्ड का नाम लिया ग्लोब, ये क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का प्रारूप ही ग्लोब कहलाता है। कि पृथ्वी का प्रारूप ही क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। तो हमारी दो तरह की लाइंस जाती हैं यहां से पृथ्वी पर। एक तो कुछ ऐसी लाइंस जाती हैं होकर, ठीक है जी, उनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है, यानी क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है। दूसरा हमारी कुछ इस प्रकार की लाइंस जाती हैं, जिनको वर्टिकल लाइंस कहा जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो दो तरह की लाइंस पाई जाती है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरा वर्टिकल लाइंस। पहली ऊर्ध्वाधर रेखा, दूसरी हमारी क्षैतिज रेखा। अगर हम इस लाइंस को देखें तो ये बीच वाली लाइंस जो है ये भारत को दो हिस्सों में बांट देती है। ये भारत को दो हिस्सों में बांट देती है, तो यानी पृथ्वी हमारी तो ये दो हिस्सों में इसको कट कर रही है, जिसको हम बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है जी, इस तरह बहुत सारी लाइंस आप ग्लोब पर देख सकते हैं। दूसरी तरह की लाइंस जो हॉरिजॉन्टली क्या कर रही हैं? पृथ्वी को लंबवत तरीके से काट रही हैं। ठीक है जी, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पेन चेंज कर लेता हूं। लॉन्गिट्यूड्स भी बोल सकते हैं इनको, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड लाइंस भी बोल सकते हैं, यानी अक्षांशीय
अक्षांशीय रेखा है। ठीक है जी, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होगी जो लॉन्गिट्यूडनल्स जा रही है। अब बात करते हैं पृथ्वी को, ये 0 डिग्री अक्षांश पर काटती है, लेकिन एक मेन लाइन जो यहां से लेकर यहां तक होकर जाती है और इस 0 डिग्री अक्षांश को काट रही है, इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो हमारे 0 डिग्री अक्षांश को काट रही है। अब ऐसी तो बहुत सारी लाइन है, किसी ना किसी को तो एक को तो मानना पड़ेगा, तो हमने एक ऐसी लाइन को माना जो लंदन के शहर ग्रीनविच से होकर जाती है और इस 0 डिग्री देशांतर को कहां पर काटती है? गिनी की पहाड़ियों में, यानी अफ्रीका से थोड़ा सा नीचे कहीं पर गिनी की पहाड़ियों पर काट। अगर हम देखें इसके ठीक ऊपर एक लाइन और भी जाती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, एक लाइन ये भी जाती है, इस लाइन को बोला जाता है कर्क रेखा। और ये वाली लाइन जो ये भी ठीक 23.5 डिग्री पर जाती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मकर रेखा। ठीक है जी, इसको कर्क रेखा बोला जाता है, इसको मकर रेखा बोला जाता है। जब सूरज की स्थिति ठीक इसके ऊपर हो जाती है, कर्क रेखा के ऊपर हो जाती है, तब भारत में वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तब कौन सा होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा हेमिस्फीयर बन जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा, यानी उत्तरीय गोलार्ध। और ये नीचे वाला यानी 0 डिग्री अक्षांश से ठीक नीचे वाला हिस्सा कौन सा बन जाता है? दक्षिणी गोलार्ध बन जाता है। ठीक है जी, इसमें सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाएगा? जब सूरज की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर हो जाए, यानी मकर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको दूसरे नाम से बोला जाता है। इसको किस नाम से बोला जाता है? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको बोला जाता है। तो जब इसमें सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य इस लाइन के ऊपर होगा। कब होगा? वो 22 दिसंबर को पाया जाता है। कब होता है? 22 दिसंबर को इसके ऊपर होता है। खैर, ये तो थी बेसिक सी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं। अब यहां पर आ जाते हैं, जो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है वो कहां काटती है? इसको काटती है अटलांटिक में काटती है, या कहां पर काटती है? अल्जीरिया में काटती है। अल्जीरिया में इसको काटती है। किसको? कर्क रेखा को। नीचे मकर रेखा भी जाती है, नीचे देशांतर रेखा। इसको कहां पर काटती है? इसको अटलांटिक सागर में कहीं पर इसको अटलांटिक सागर में कहीं पर काटती है। ये वाला ये वाली अटलांटिक सागर में इसको कहीं पर काटती है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत की स्थिति कहां पर है? भारत की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यहां पर है, ये अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहां पर स्थिति है भारत की, ऐसे करके कुछ। अब भारत की स्थिति के बारे में हम गणना करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। भारत की स्थिति यहां पर कुछ ऐसी, इसके बीच वाला पॉइंट यानी जहां पर कर्क रेखा, जहां पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में मिल रहे हैं, वहां से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट कितना एंगल बना रहा है उसको कंसिडर कर लेते हैं। और सबसे ऊपर वाला पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह भारत की स्थिति के बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। अब ये स्थिति कितनी कितनी है इसके बारे में आपको बताता हूं। भारत की सबसे नीचे वाली जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, और भारत की सबसे ऊपर वाली जो स्थिति यानी जम्मू कश्मीर वाली जो लोकेशन है
वो कितने डिग्री पर है? वो 37 डिग्री के आसपास है। 37 डिग्री 6 मिनट में है। तो इस तरह हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहां से भारत की स्थिति के बारे में, ईस्ट के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं और वेस्ट के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए एक बड़ा मैप बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत की जो स्थिति है तो वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी ये वाली स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और ठीक इसके ऊपर वाली स्थिति कितने पर हो जाएगी? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाती है। यानी यहां से यहां तक की जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होती है। 8 डिग्री 4 मिनट की स्थिति यानी नीचे वाली जो ये वाली लाइन है, इसको क्या कहा जाता है? मेन लैंड एक्सटेंशन। यानी मुख्य भूमि का जो विस्तार, भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर जो जाती है, इसको बोला जाता है मुख्य भूमि विस्तार। ये दक्षिण भारत में पड़ेगा, कन्याकुमारी में। इसमें एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी में। ठीक है। और ये वाली जो जगह है, ये वाली कौन सी जगह है? ये जम्मू कश्मीर, इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इसकी स्थिति बहुत साफ है, जम्मू कश्मीर में ऊपर की तरफ इसकी स्थिति है। तो जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है यानी कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और जो सबसे उत्तर वाला स्थान है जिसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम पर बोलते हैं वो 37 डिग्री 6 मिनट पर है। अब बात करते हैं हमारी ईस्ट की। ईस्ट में जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला, तो अरुणाचल प्रदेश पे हमारा 97 मिनट्स कितना एंगल बन रहा है? 97 मिनट्स 97 डिग्री 25 मिनट। और दूसरा ये कहां पड़ता है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहां पर? एक जगह का नाम है किबिथू। ये जगह पड़ती है यहां पर। दूसरी 68 डिग्री 60 मिनट, ये जगह पड़ती है हमारी, जो कहां पड़ती है? हमारे गुजरात में पड़ती है। इस गुजरात वाली जगह का नाम गुजरात, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गौर माता। या गौहर माता भी बोला जाता है, गौर माता भी बोला जाता है, गौर माता भी बोला जाता है। तो इनके इस तरह के निक नाम से इसको बोला जाता है। तो ये हमारी दक्षिण, ये हमारा वेस्ट पार्ट जो है वो कंसिडर करता है, ये हमारा ईस्ट पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में वो कंसिडर करता है। यह हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है और यह हमारा मेनलैंड एक्सटेंशन यानी दक्षिण भारत का जो हिस्सा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन आ जाता है।
लेकिन आपने पढ़ा होगा, अगर ये दक्षिण भारत का हिस्सा है तो यहां पर हमारे पास कुछ आइलैंड्स भी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां से होकर जो लाइन जाएगी वो थोड़ा सा और नीचे है भारत के, तो यहां से होकर जो लाइन जाएगी उसको बोलेंगे, या उसको पॉइंट को बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है मुख्य भूमि, यानी जो मुख्य भूमि विस्तार है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जो उसका एक्सटेंशन होगा, उसका फैलाव होगा, वो 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास का हो जाएगा, यानी 6 डिग्री 45 मिनट होगा, यानी थोड़ा सा और नीचे होगा, किसकी तरफ, 0 डिग्री अक्षांश की तरफ। ठीक है, तो ये वाला इंदिरा पॉइंट कहला जाएगा। ये कहां पड़ता है एरिया, ये ग्रेट निकोबार में एरिया पड़ेगा। ये एरिया ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। अंडमान निकोबार तो है ही, लेकिन इसका एक हिस्सा है ग्रेट निकोबार, और उसमें ये इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वहां पर। उसका एड्रेस क्या होगा, 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास। लेकिन जो मुख्य भूमि, लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर कैसे आता है, जो आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो आपको आंसर करना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु वो कितने डिग्री पर है, तो आपको बताना होगा कि वो 6 मिनट 45 सेकंड पर है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब इसको एक मैप के अकॉर्डिंग हम लोग सजा लेते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे मैं मैप बना ही लेता हूं एक बार। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, और ये बांग्लादेश से लगे हुए जो कुछ प्रदेश हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये अपना गुजरात है, और ये पश्चिमी घाट से रिलेटेड
अपना एरिया। तो अगर मैं देखा जाए तो कर्क रेखा इसी एरिया से होकर गुजरती है और यहां पर अपना कौन सा हिस्सा बन जाता है, किबिथु। अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट का, भारत का सबसे ईस्ट प्रदेश जो है किबिथु। नाइन्टी 97 डिग्री 25 मिनट पर है यहाँ पर भारत की स्थिति। और ये यहाँ पर गौर माता, जो कितने पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है। ये वाला हिस्सा इंदिरा कॉल जो कि पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ये कितने पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और ये वाला हिस्सा दक्षिण भारत का वो कितने पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। यहां से अगर हम यहां तक की दूरी देखें, यानी हम पूर्व से, वेस्ट से लेकर, उत्तर से लेकर हम दक्षिण तक की दूरी को देखें तो कितनी पड़ जाती है हमारी, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर के आसपास की हमारी डिस्टेंस पड़ जाती है। अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश से अगर हम गौर माता तक यानी गुजरात तक जाएं तो वो 2923 के आसपास, किलोमीटर के आसपास हमारा डिस्टेंस पड़ रहा है। यानी ये वाला हिस्सा हमारा ईस्ट का है, ये हमारा हिस्सा हमारा वेस्ट का है, ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ का है और ये वाला हिस्सा हमारा साउथ का है। तो इन चारों हिस्सों की डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है, ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। शायद आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी जो आपने पहले पढ़ भी रखी होगी शायद बुक्स में। अब इससे थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, यानी बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। हम भारत की कौन कौन सी बाउंड्रीज कहां कहां पर लगी हुई है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इधर लगा हुआ है हमारा पाकिस्तान, इधर लगा हुआ है हमारा अफगानिस्तान, इधर लगा हुआ है हमारा चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार, इधर बांग्ला। इधर श्रीलंका और इधर मालदीव्स, नीचे की तरफ मालदीव्स मेंशन है, स्थित है। तो चलिए फिर इनकी कुछ बाउंड्रीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यानी मैंने आपको आज इसकी लोकेशन के बारे में बताया कि इंदिरा कॉल से लेकर हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है यानी साउथ एक्सटेंशन का जो पार्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और आपका जो गुजरात वाला एरिया है वहां से लेकर मैंने ईस्ट तक के एरिया के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं इनकी सीमा रेखाओं के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज में हम अगर हम देखें तो हमारी बाउंड्रीज 3 तरह की होती है। पहली बाउंड्री फिजियोग्राफिक होती है। फिजियोग्राफिक का मतलब ये होता है कि भौगोलिक सीमा निर्धारण करने वाले वो चीजें जो ऑटोमेटिकली यानी प्राकृतिक रूप से सीमा को निर्धारित करते हैं, जैसे कोई माउंटेन हो गया या फिर कोई रिवर्स हो गई, ये चीजें होती है। किसमें आती है, ये भौगोलिक सीमा में आती है, फिजियोग्राफिक में आती है। जैसे एशिया को कौन अलग करता है यूरोप से, यूराल माउंटेन है, काकेसस पर्वत है, तो ये फिजियोग्राफिक क्या हो गई है, डिफरेंस पैदा करता है। यानी एक नेचुरल माउंटेन, नेचुरल चीजें, नेचुरल डिवाइड पैदा करती है। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
बाउंड्रीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, यानी सीमा रेखाओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सीमा रेखाएं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अभी मैंने एक बताया, सबसे पहला एक पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर फिजियोग्राफिक बाउंड्री लाइंस। फिजियोग्राफिक बाउंड्री लाइन, इसका मतलब होता है भौगोलिक सीमा बनाने वाला क्षेत्र। भौगोलिक सीमा रेखा से क्या मतलब है, जो मैंने अभी भी जैसे डिस्कशन किया कि कोई प्राकृतिक चीज जो ऑटोमेटिकली सीमा का निर्धारण करे, जैसे कि कोई पर्वत या नदियां। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल या काकेशस माउंटेन अलग कर देता है। फ्रांस को स्विट्जरलैंड से कौन अलग करता है? फ्रांस को स्विट्जरलैंड से कौन अलग करता है? जूरा माउंटेन अलग करता है। जूरा पर्वत अलग करता है। फ्रांस को जर्मनी से कौन अलग करता है? अगर हम देखा जाए तो फ्रांस को जर्मनी से कौन अलग करेगा? वासजेस माउंटेन अलग करेगा। वासजेस माउंटेन अलग कर। तो ये फिजियोग्राफिक यानी जिसमें प्राकृतिक चीजें, नदियां या पहाड़, वो निर्धारण कर। दूसरा आ जाता है हमारा जियोमेट्रिकल बाउंड्री। जियोमेट्रिकल बाउंड्री, जियोमेट्रिकल बाउंड्री से मतलब है ज्यामितीय सीमा रेखा, यानी ज्यामितीय सीमा रेखाएं। ये किनके ऊपर निर्भर करेगी? ये निर्भर करेगी हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर निर्भर करेगी। किन चीजों के ऊपर निर्भर करेगी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर निर्भर करेगी, यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के ऊपर। जैसे कि यूएसए और कनाडा के बीच में, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यूएसए और कनाडा कितना अलग अलग करती है उसको? 49 पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, यानी 49वीं समानांतर रेखा, उसको अलग अलग करती है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, 38 डिग्री पैरेलल लाइन,
तो 38 डिग्री समानांतर रेखा उसको अलग करती है। तो इस तरह से हमने देखा भारत का परिचय। अगर हम देखें तो भारत के परिचय के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसके बाद में हम लोगों ने इसकी लोकेशन के बारे में कि विश्व की अगर हम ग्लोब में देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा बाउंड्रीज, भारत के जो बाउंड्रीज है, भारत की जो सीमा रेखा है वो किन किन देशों से लगी हुई है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की। और अब हम बाउंड्रीज के बारे में और आगे चर्चा कर रहे हैं। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी, इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैंने एक दो ऐड कर दी हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में ये लगातार बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की जाएगी। ये इंस्टीट्यूशन पहले से ही इस कार्य में संलग्न है कि आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटीज दी जाए। तो आज की क्लास बस यहीं तक ही होगी। आप सभी का धन्यवाद।